नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज बोधानी, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिल्किसगंज। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12वीं का सेकंड पार्ट, अकाउंटेंसी का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है अंश पूंजी के लिए लेखांकन। यह पहली इकाई है और इसी को आज हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी व्यापार करने का वह प्रारूप है जिसकी पूंजी के कई लोग मालिक होते हैं, यानी कंपनी की पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा जो है अंश कहलाता है और इसको खरीदने वाला व्यक्ति अंशधारी कहलाता है। कंपनी अपनी पूंजी जनता से प्राप्त करती है। इसके लिए कंपनी अपनी पूंजी को छोटे छोटे भागों में बांट देती है, जिसको अंश कहा जाता है। छोटे हिस्से को, एक हिस्से को अंश कहा जाता है और इसके अंश के खरीदने वाले को अंशधारी कहा जाता है। ये अंशधारी ही कंपनी के असली मालिक होते हैं और ये क्योंकि ये मालिक होते हैं और हर मालिक ही अपनी कंपनी को चलाता है। इसी प्रकार कंपनी के जो अंशधारी होते हैं ये मालिक होते हैं और इनकी संख्या असीमित होती है। हज़ारों लाखों में भी इनकी संख्या हो सकती है। अतः यह संभव नहीं है कि सारे के सारे अंशधारी कंपनी को संचालन में भाग लें। इसलिए ये अपने नेता को चुन लेते हैं वोटिंग के द्वारा। जितने भी अंशधारी हैं आपस में चुनाव कर लेते हैं और अपने कंपनी के संचालक मंडल का निर्माण करते हैं, जो कि कंपनी को चलाते हैं। सामान्यतः जिन लोगों के पास कंपनी के अंश ज़्यादा होते हैं वही लोग संचालक मंडल में पहुंच पाते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास जितने अंश होते हैं वो उतने ही वोट संचालक मंडल में शामिल होने के लिए दे सकता है। ठीक है। कंपनी के सभी मामले कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार शासित होते हैं, यानी कंपनी की निर्माण से लेकर समापन तक इस पर कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू होते हैं। हम जानते हैं कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, अर्थात इसका कानून के द्वारा निर्माण किया जाता है। कुछ नियमों के तहत कानूनन इसका निर्माण होता है और इसको निर्माण करने वाले इसके प्रवर्तक कहलाते हैं और जो इसमें पैसा लगाते हैं वो इसके अंशधारी कहलाते हैं। कंपनी का पंजीयन हो जाने के बाद कंपनी अपनी मालिक स्वयं होती है और केवल इसको चलाने का काम इसके संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। कंपनी कानून द्वारा रचित होती है और सारी संपत्तियां जो कि उसका पार्षद अंतर नियम अनुमति देता है। पार्षद अंतर नियम कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है जिसमें लिखा होता है कि कंपनी क्या काम करेगी और उससे संबंधित, उस कार्य से संबंधित संपत्तियों को खरीदने और रखने का अधिकार कंपनी के पास रहता है। कंपनी अपनी पूंजी अंशों के रूप में अंशधारियों से प्राप्त करती है, यानी अंश पूंजी के द्वारा अपनी पूंजी को प्राप्त करती है। और यदि कंपनी ऋण लेना चाहे तो जनता से ऋण भी ले सकती है और इसके लिए कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है। कंपनी के बारे में बहुत कुछ आप लोगों ने कक्षा 11वीं के व्यवसाय अध्ययन में पढ़ लिया होगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए और आपको सवाल करने में परेशानी ना आए। अब हम कंपनी की विशेषताएं पे आते हैं। कंपनी जो है व्यापार करने का स्वरूप है, बाकी जो भी आप ये सामने स्लाइड में आपको दिख रहा है इसको आप पढ़ ही लेंगे, है ना। मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि कंपनी जो है व्यापार करने का एक प्रारूप है। जैसे कोई व्यक्ति अकेला भी व्यापार कर सकता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर साझेदारी का गठन भी कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता हो और कंपनी को जो विधान ने, कानून ने जो स्पेशल जो सुविधाएं दे रखी हैं उनका उपयोग यदि करना चाहते हैं तो कंपनी का गठन किया जाता है और कंपनी की स्थापना करके व्यवसाय को किया जाता है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। इसके सदस्यों का कंपनी से अलग अस्तित्व होता है, यानी ऐसा नहीं है कि कंपनी के जो मालिक हैं वही सब कुछ हैं। कंपनी अपनी मालिक खुद होती है। सदस्यों का कंपनी के लाभ और हानि पर और उसके संचालन पर अधिकार होता है। कंपनी के पास अपनी एक सार्वभौम मुद्रा होती है, यानी एक सील होती है, कॉमन सील। जैसे एक व्यक्ति के सिग्नेचर होते हैं उसी प्रकार इस कॉमन सील काम करती है और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पर इसका लगा हुआ होना ज़रूरी होता है। अब इसकी पॉइंट वाइज हम विशेषताएं देखें तो पहला है कंपनी एक निगमित संस्था है। निगमित यानी इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इस पर कंपनी अधिनियम के कानून जो प्रावधान है, जो नियम है वो इस पर लागू होते हैं और उसी के हिसाब से इसको कंपनी को चलाया जाता है। नॉर्मली भारत में बैंकिंग कंपनियों और बीमा कंपनियों को छोड़कर बाकी जो कंपनियां हैं उनका
रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है। कंपनी अधिनियम अभी 2013 लागू है, इसके पहले कंपनी अधिनियम 1956 लागू था, है ना। तो किसी भी अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई होनी आवश्यक होती है। इसकी पहली विशेषता है कि ये किसी अधिनियम के तहत स्थापित होती है। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। जैसे साझेदारी में हम देखते हैं कि साझेदारों के अस्तित्व के साथ कंपनी का अस्तित्व जुड़ा होता है, उनकी फर्म का अस्तित्व जुड़ा होता है। यदि कोई साझेदार फर्म को छोड़कर चला जाता है तो साझेदारी भंग हो जाती है, कोई साझेदार आता है तो भी साझेदारी भंग हो जाती है और नई साझेदारी का गठन करना पड़ता है। पर कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों से अलग होता है और कंपनी अपने नाम से संपत्तियों को खरीद सकती है, अपने नाम से बैंक में खाता खुलवा सकती है, यानी उसकी पूरी खुद की एक पर्सनालिटी होती है। तीसरी इसकी विशेषता है कि कंपनी का दायित्व सीमित होता है, यानी कंपनी के सदस्यों का दायित्व जो है सीमित होता है। साझेदारी में जैसा कि हम जानते हैं या एकाकी व्यापार में हम जानते हैं कि व्यापारी ने या साझेदारों ने जो भी पैसा लगाया है, अगर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए तो उनका वो पैसा तो डूबता ही है, और अगर कहीं से उधार लेकर उन्होंने व्यापार में पैसा लगाया हो और वो पैसा भी डूब जाए तो उसका भुगतान भी साझेदारों को ही करना होता है। यानी साझेदारों ने जो पैसा लगाया है, पूंजी लगाई है, उसके अलावा भी उनको अलग से भुगतान करना पड़ सकता है अगर नुकसान हो जाए तो। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में किसी व्यक्ति ने जितने अंश खरीदे हैं उसका दायित्व उतना वहाँ तक ही रहता है, यानी उसको कंपनी के जीवन काल में केवल उतनी ही राशि चुकानी होती है जितने की वो उसने अंश खरीदे हैं। अगर खरीदे गए अंशों की पूरी अंकित मूल्य की राशि कंपनी अंशधारी ने चुका दी है तो इसके अलावा उसे कोई भी भुगतान करना नहीं पड़ता। यानी इसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। कहाँ तक सीमित होता है? जितना उन्होंने पैसा लगाया वहाँ तक, उसके अलावा उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती। अगली इसकी विशेषता है स्थायी उत्तराधिकार। कंपनी के जो सदस्य हैं, यदि वो अपने अंशों को किसी दूसरे को हस्तांतरित कर देते हैं या किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो कंपनी के अस्तित्व पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी के सदस्यों की मृत्यु, दिवालियापन होने की स्थिति में भी कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सदस्य आते जाते रहते हैं, नए मेंबर बनते रहते हैं, पुराने मेंबर हटते रहते हैं, पर कंपनी निरंतर चलती रहती है। अगली इसकी विशेषता है कंपनी की एक सार्वमुद्रा होती है। जैसे कि आपको शुरू में बताया गया, एक व्यक्ति के जैसे हस्ताक्षर होते हैं और अपने उससे संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स पर व्यक्ति अपने हस्ताक्षर करता है, तभी वो डॉक्यूमेंट्स जो है वैधानिक तौर पर वैध माने जाते हैं। इसी प्रकार कंपनी की एक सार्वमुद्रा होती है और कंपनी से संबंधित कागजातों पर कंपनी की सार्वमुद्रा का होना जरूरी होता है, या सार्वमुद्रा लगे होने पर ही डॉक्यूमेंट कंपनी के वैध डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से सिग्नेचर की तरह ये सार्वमुद्रा होती है कुल मिलाकर। इसके अलावा अंशों का हस्तांतरण, कंपनी के अंशधारी अपने अंशों का हस्तांतरण किसी भी अन्य व्यक्ति के पक्ष में कर सकते हैं, यानी अपने अंशों को आसानी से बेच सकते हैं। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। केवल हाँ, प्रक्रिया जो कंपनी ने कही है कि साहब अगर आप अंश बेचें तो हमें बताइएगा, हमें सूचना दीजिएगा, तो ऐसी सूचना इत्यादि देकर आसानी से अंशों का हस्तांतरण दूसरे व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है। साझेदारी में ऐसा संभव नहीं होता है। साझेदारी में यदि कोई व्यक्ति साझेदार है तो वो अपने हिस्से को किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं सौंप सकता, है ना, इस पर प्रतिबंध है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी के अंशों का हस्तांतरण बिना किसी परेशानी के हो सकता है। इसके अलावा अभियोग चलाना, कंपनी की विशेषता ये भी होती है, जैसे एक व्यक्ति होता है और अगर उसके साथ कोई फ्रॉड कर दे तो वो जाके कंप्लेंट लिखवा सकता है, केस दायर कर सकता है। ऐसी कंपनी के साथ भी अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करता है तो कंपनी खुद अपने नाम से दूसरे के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकती है, यानी कि केस लगा सकती है। इसी तरह अगर कंपनी किसी के साथ कोई धोखाधड़ी करती है तो उस कंपनी के विरुद्ध भी केस लगाया जा सकता है ना। ये कंपनी की हो गई विशेष। कंपनी की विशेषताओं के बाद हम कंपनी के प्रकारों पर एक नज़र डाल लेते हैं। किसी भी चीज़ का वर्गीकरण कई आधारों पर होता है। ऐसे यदि कंपनी को हम प्रकारों की अध्ययन करना चाहें तो अगर हम देखें तो सदस्यों के दायित्व के आधार पर कंपनी जो है 3 प्रकार की होती है। एक होती है अंशों द्वारा सीमित कंपनी। अंशों द्वारा सीमित कंपनी यानी जिस व्यक्ति ने जितने अंश खरीदे हैं उतने की ही उसकी जिम्मेदारी है, उतना ही पैसा वो चुकाएगा, इसके अलावा उसे कुछ भी राशि अलग से भुगतान करनी नहीं पड़ेगी। दूसरे होते हैं गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिसमें उसके अंशधारी कुछ गारंटी दे देते हैं कि अगर कंपनी को समापन के समय या बुरे समय में कुछ ज़रूरत पड़ी तो जैसे हमने 100 रुपये का अंश खरीदा है तो हम 10-20 रुपये और दे देंगे। तो जितने की उन्होंने गारंटी दी हुई होती है वहाँ तक का उनका दायित्व होता है
है ना। इसको बोलते हैं गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। जैसे उदाहरण के लिए आपने 1 लाख रुपए के अंश खरीद लिए और आपने अभी 60,000 रुपये उसमें चुका दिए हैं और कंपनी को पैसे की मतलब भयंकर ज़रूरत पड़ गई या कंपनी बंद होने के कगार पे आ गई है और कंपनी के जो दायित्व है उनका भुगतान करने में कंपनी सक्षम नहीं है, तो अंशधारियों से जो उन्होंने गारंटी की राशि दी थी उतनी और मांगी जा सकती है। तीसरी होती है असीमित कंपनी। इसमें अंशधारियों का दायित्व असीमित होता है, यानी कंपनी को अगर ज़्यादा नुकसान होता है तो उनकी व्यक्तिगत संपत्ति का भी उपयोग कंपनी के दायित्वों का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार की अंशियाँ कंपनियाँ जो हैं, मैं आपको बता दूं कि भारत में नहीं पाई जाती हैं। इस तरह से 3 तरह की कंपनियाँ अंशधारियों के दायित्व के आधार पर होती हैं। इसके अलावा सदस्यों की संख्या के आधार पर भी कंपनी को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक होती है सार्वजनिक कंपनी, ऐसी कंपनी जो कि अपने अंशों को जनता को बेचती है और कितने भी इसके अंशधारी हो सकते हैं और अंशधारियों के अंशों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, यानी व्यक्ति अंश खरीदते हैं और बिना कंपनी को बताए दूसरे व्यक्ति को भी अंश बेच सकते हैं। ये कंपनी अपने अंश जनता में बेचती है। ठीक है, अभी आप इतना समझ लीजिए, इसके बाद बहुत ज़्यादा विस्तृत है लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। अगली होती है निजी कंपनी। निजी कंपनियां ने ऐसी नाम से समझ में आता है कि पब्लिक कंपनी नहीं है, जनता इसमें पैसा नहीं लगाती है, बल्कि जान पहचान के कुछ लोग आपस में मिलजुल कर कंपनी की स्थापना करते हैं और कंपनी के अंशों को खरीद लेते हैं। ये कंपनी अपने अंशों को बाज़ार में नहीं बेचती और जिन लोगों ने इसके अंश खरीदे हैं, जो आपस में एक दूसरे को जानते हैं, इन लोगों ने मिलकर कंपनी की स्थापना की है। जिन लोगों ने ये कंपनी के अंश खरीदे हैं वो भी अपने बाज़ार में कंपनी के अंशों को बाज़ार में बेच नहीं सकते, यानी ये निजी कंपनी जो है अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। और दूसरी इसकी विशेषता ये है कि ये अपने अंशों को बाज़ार में नहीं बेचती, पर्सनली लोगों को ये बेचती है। तीसरी होती है एकल कंपनी, 1 पर्सन कंपनी इसको बोलते हैं, जिसमें अब इसके नाम से समझ जाइए, इसमें एक ही व्यक्ति होता है और एक ही व्यक्ति द्वारा स्थापित होती है ये, और वही उसका मालिक होता है। और उसकी एक बात इसमें आप ये याद रखिए कि इसकी स्थापना केवल भारत का नागरिक ही कर सकता है। इस प्रकार की कंपनी की पूंजी जो है 50 लाख से ज़्यादा ना हो और इसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कंपनी के कुछ प्रकार थे। अब हम मुद्दे पर आ जाते हैं। टॉपिक है हमारा कंपनी की अंश पूंजी। हम जानते हैं कि कंपनी अपनी पूंजी जो है जनता से प्राप्त करती है। इसके लिए वो अपने कंपनी की पूंजी को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। सामान्यतः 100 रुपये के एक अंश होता है, यानी अगर 1 लाख रुपये की कंपनी है तो 100 रुपये वाले 1000 अंश होंगे तो 1 लाख रुपए की कंपनी हो जाएगी। अब 1000 अंश कंपनी 100 रुपये वाले बेचेगी। कोई व्यक्ति चाहे तो 10 अंश भी खरीद सकता है, कोई व्यक्ति चाहे तो 5 अंश खरीद सकता है। जो जितने पैसे लगाना चाहता है उतने अंशों के लिए कंपनी को आवेदन देता है और आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद यदि उसे कंपनी के अंश मिल जाते हैं तो जितना उसका पूंजी में हिस्सा है उतने हिस्से का वो कंपनी में मालिक होता है और उतना ही उस हिसाब से ही उसे लाभ में हिस्सा हर साल मिलता है। क्योंकि ये कंपनी के मालिक होते हैं इसलिए कंपनी के लाभ पर इन अंशधारियों का ही अधिकार होता है। अब हम अंश पूंजी पे जब अंश पूंजी की बात कर रहे हैं तो अंश पूंजी कई तरह की होती है। मतलब कंपनी की जो पूंजी है उसके अभी मात्रा के आधार पर और जो वर्गीकरण किया गया उसके आधार पर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आप ध्यान से बस सुनिएगा। देखिए, कंपनी जनता से पैसे प्राप्त करती है तो पब्लिक से हर कोई व्यक्ति ऐसे पैसे प्राप्त नहीं कर सकता। पहली बात तो यदि आप चाहें कि मैं जो है जनता से पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दूं कि मैं व्यापार कर रहा हूं और कोई मुझे 100 दो, कोई मुझे 500 दो, कोई मुझे 1000 दो, तो ऐसा प्रावधान नहीं है। जनता से पैसा इकट्ठा आप करते हो तो क्योंकि इसमें जनता इन्वॉल्व हो गई तो फिर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जनता के पैसे की सरकार रक्षा करे। इसलिए सरकार हर किसी को अधिकार नहीं देती कि वो जनता से पैसे इकट्ठे कर सके। तो जनता से पैसे इकट्ठे करने के लिए कंपनी को अनुमति लेनी पड़ती है कैपिटल कंट्रोलर बोर्ड से, पूंजी नियंत्रण बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है। कंपनी के प्लान के आधार पर इसको परमिशन दी जाती है कि आप अधिकतम इतने का अंश बेच सकते हो। और ये जो है कंपनी का एक बहुत महत्वपूर्ण एक प्रलेख होता है पार्षद सीमा नियम, उसमें ये राशि लिख दी जाती है कि कंपनी इतनी राशि के अंशों का निर्गमन कर सकेगी और कंपनी अपने जीवन काल में केवल उतनी ही राशि के अंशों का निर्गमन कर सकती है, यानी जनता से उतना ही पैसा इकट्ठा कर सकती है जितने की कंपनी को परमिशन है। तो वो पूंजी जिसकी ऊपर से परमिशन होती है, जो उसके पार्षद सीमा में लिखी होती है, वो होती है अधिकृत पूंजी। जरूरी नहीं है कि कंपनी पूरी अधिकृत पूंजी एक बार में ही जनता से प्राप्त करे या जनता को उतने के शेयर बेचे। अधिकृत पूंजी का कुछ भाग कंपनी बचा लेती है और बाकी जितनी उसको तत्काल ज़रूरत होती है उतने अंशों का कंपनी निर्गमन
करती है, यानी कि प्रविवरण में उसको बताती है कि हम इतने अंश बेचना चाहते हैं। प्रविवरण एक तरह से विज्ञापन होता है अपने अंशों को बेचने के लिए, ठीक है ना। तो ये अधिकृत पूंजी आपको समझ में आ गई होगी, जितनी पूंजी अधिक से अधिक निर्गमित करने का कंपनी को अधिकार है, और जो कि सीमा नियम में लिखी होती है। दूसरी होती है निर्गमित पूंजी, यानी कि जितने अंश कंपनी ने बेचने के लिए या लोगों को खरीदने के लिए विज्ञापन दिया कि साहब आप हमको आवेदन करिए, इतने अंश हम बेचना चाहते हैं। कंपनी पूरे अंश यदि बेचती है तो पूरी अधिकृत पूंजी और निर्गमित पूंजी एक जैसी हो जाती है। और अगर कंपनी कुछ पूंजी का निर्गमन करती है और कुछ का नहीं करती, तो जितने अंश कंपनी ने बेचने के लिए विज्ञापन दिया है उसको निर्गमित पूंजी कहा जाता है। अब कंपनी ने जनता को निर्गमित की। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे अंश कंपनी के जनता खरीदे, हो सकता है कि कम के लिए आवेदन आए, हो सकता है ज़्यादा के लिए आवेदन आ जाए, हो सकता है जितना कंपनी बेचना चाहती है उतने के लिए आवेदन आए। तो अगर उतने के लिए आवेदन आ जाता है तो निर्गमित पूंजी और अभिदत्त पूंजी एक जैसी हो जाएगी। पर अगर कम के लिए आता है तो अभिदत्त पूंजी थोड़ी कम रहेगी। अगर जनता ने माना कि 1 लाख के अंश कंपनी बेचना चाहती है और 80,000 के आवेदन आए, तो अभिदत्त पूंजी कितनी कहलाएगी? 80,000 कहलाएगी। यानी जितने के लिए आवेदन आते हैं, आप तो ये मान के चलिए जनता जितने अंश खरीदने के लिए कंपनी को आवेदन करती है उसको हम अभिदत्त पूंजी कहते हैं। इसके बाद होती है, अगला है मांगी गई या याचित पूंजी। अब देखिए लोगों ने आवेदन कर दिया कि हम इतने अंश खरीदना चाहते हैं, तो एक और जनरल नॉलेज की आपको बाद में बता दूं कि कंपनी पूरा पैसा एक बार में नहीं लेती। जैसे कंपनी 100 रुपये वाला अंश बेचना चाहती है तो कंपनी पहले बोलेगी आवेदन जब आप करो तो तब आप 10 रुपये जमा कर देना, फिर जब हम आपको अंश देंगे तो आप 20 रुपये और दे देना। इसके बाद 70 रुपये बचेंगे 100 रुपये में से, तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसको लेंगे, है ना। तो कंपनी न्यूनतम एक अंतराल रहता है जो कंपनी टाइम देती है, इतने अंतराल से कंपनी थोड़ा थोड़ा करके पैसा मांगती है। ज़रूरी नहीं पूरा भी मांग सकती है, पर नॉर्मली कंपनी टुकड़ों में पैसा मांगती है। तो कंपनी ने जितनी पूंजी मांग ली है, जितना पैसा कंपनी जनता से मांग चुकी है कि भैया इतना पैसा आप दे दो, वो कहलाती है मांगी गई पूंजी। तो बाकी आप इसमें आप पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार प्रदत्त पूंजी, मांगी गई पूंजी में से भी जरूरी नहीं हो सकता लोगों ने आवेदन कर दिया हो और फिर बाद में जब कंपनी ने अंश दे दिए और उसके बाद कंपनी जब टुकड़े मांगती है, थोड़ा थोड़ा पैसा जब मांगती है, तो हो सकता है कि कुछ लोग उस वक्त पैसा ना चुका सकें, हो सकता है उनकी आर्थिक स्थिति उस वक्त ख़राब हो जाए तो वो पैसे देने में सक्षम ना हो। तो जितने वो नहीं दे पाते हैं वो ठीक, जितने वो दे देते हैं वो कहलाती है प्रदत्त पूंजी। यानी एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। एक होती है अधिकृत पूंजी, यानी जितनी कंपनी जितने अधिकतम अंश बेचे जा सकते हैं। दूसरी होती है निर्गमित पूंजी, यानी अधिकृत में से जितने अंशों को कंपनी बेचना चाह रही है, जितने के लिए उसने विज्ञापन निकाल दिया है, उसमें से जितने के लिए अंश के लिए आवेदन आ गया है वो होती है अभिदत्त पूंजी। फिर इसमें से जितने कंपनी ने पैसे मांग लिए हैं वो कहलाती है मांगी गई पूंजी, और इसमें से जनता ने जितने चुका दिए हैं वो होती है प्रदत्त पूंजी। इस तरह से और भी प्रकार होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको इस जो NCERT का जो बुक है इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। संचित वगैरह पूंजी भी होती है, वो हम बाद में बात करेंगे। एक है अयाचित पूंजी, यानी जो कंपनी ने अभी पैसा मांगा नहीं है। जैसे मान लिया है कि 100 रुपये का शेयर था, कंपनी ने 70 रुपये अभी तक मांग चुकी है। जिस दिन हम हिसाब किताब कर रहे हैं उस दिन तक जितनी राशि मांगी नहीं है, यानी कंपनी बाद में मांगेगी, उसको हम बोलते हैं अयाचित पूंजी। एक होती है आरक्षित पूंजी। आरक्षित पूंजी यानी कि ऐसी वह पूंजी जो कंपनी ने आरक्षित कर दी है, यानी कि उसको रिजर्व में डाल दिया है कि हम इसको समापन के समय ही मांगेंगे, बाकी हम इसको ज़िंदगी में कभी भी पैसे को मांगेंगे नहीं। कंपनी कभी कभी ऐसा करती है कि पूरी पूंजी में से कुछ पूंजी को आरक्षित घोषित कर दे। तो आरक्षित पूंजी जो है कंपनी कब मांग सकती है? समापन के समय ही कंपनी इस पूंजी को अंशधारियों से मांग सकती है। ठीक है, अब ये उदाहरण दिया हुआ है, इसको आप देख लेते हैं जल्दी से। उदाहरण लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि सनराइज़ कंपनी की पूंजी है 40 लाख रुपए की, और इस 10 रुपये के शेयर हैं, यानी 4 लाख शेयर हैं। इसमें से 10 रुपये प्रत्येक के 2 लाख अंश कंपनी बेचना चाह रही है ना, यानी इतने का कंपनी ने निर्गमन किया है। इसमें 2 रुपये आवेदन पे मांग रही है, 3 रुपये आवंटन पे, 3 रुपये प्रथम याचना पे, और बाकी के 2 रुपये जो बच रहे हैं वो अंतिम याचना पर कंपनी ने पैसा मांगा है। कंपनी ने 2.5 लाख, कंपनी को आवेदन कितना आ गया? 2.5 लाख के लिए आ गया, 2.5 लाख अंशों के लिए। कंपनी बेचना कितने चाहती है? 2 लाख, यानी ज़्यादा अंशों के लिए आवेदन आ गए हैं। यहाँ पर कंपनी 50,000 का पैसा वापस करेगी, 50,000 अंशों के आवेदन की राशि वापस कर देगी, है ना।
तो इससे हम कुछ कुल मिला के समझे, अधिकृत पूंजी 4 लाख है, निर्गमित पूंजी 2 लाख है, अविदत पूंजी भी 2 लाख ही है क्योंकि 50,000 वापस कर दिए जाएंगे, है ना। और बता रहे हैं कि अंतिम मांग, कंपनी ने अंतिम मांग नहीं की, यानी अभी तक कंपनी ने लास्ट वाले जो 2 रुपये वो मांगे नहीं हैं। और 2,000 अंशों पर मांग के अतिरिक्त कंपनी ने सभी राशि प्राप्त कर ली, यानी 2,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी मांग की राशि जो कंपनी ने मांगे थे पैसे वो अभी तक दिए नहीं हैं। तो देखिए इसमें 2 लाख अंश हैं, 8 रुपये के हिसाब से मांगा कंपनी ने, तो 16 लाख हो रहे हैं। और इसमें 6,000 रुपये जो नहीं मिल पाए हैं, बाकी के 15,94,000 रुपये चुकता पूंजी यहाँ पे प्रदर्शित की जा रही है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अंशों के श्रेणियाँ और उनकी प्रकृति की बात कर लेते हैं। कंपनी के जो अंश होते हैं, हम जानते हैं कंपनी की पूंजी का एक छोटा सा हिस्सा होता है अंश। तो ये अंश जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक है पूर्वाधिकारी अंश और दूसरे हैं समतांश। पूर्वाधिकारी अंशों का एक नाम और दिया हुआ है अधिमान अंश, इनको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेफरेंशियल शेयर, और समता अंश को बोलते हैं इक्विटी शेयर। ये 2 तरह के अंश होते हैं। सबसे पहले पूर्वाधिकारी अंश के बारे में बताया गया है। पूर्वाधिकारी अंश यानी इनको नाम से समझ में आता है कि थोड़ा पूर्वाधिकार रहता है, यानी कि इनको पहले अगर कंपनी बंद होती है तो पहले इनका पैसा वापस किया जाता है। जब कंपनी को फ़ायदा होता है तो कंपनी पहले इनको हिस्सा देती है ना। मतलब ये अंशधारी होते हैं, लेकिन कंपनी के ऐसे अंशधारी होते हैं जिनको लाभ में हिस्सा पहले मिलता है। अब पहले मिलता है इसलिए इनका लाभ पहले से निर्धारित कर दिया जाता है कि आपको इतना % हम देंगे। जितना % इनके नाम के साथ जुड़ा होता है, यानी कंपनी जब इनको बेचती है तभी बता देती है कि 5%, 10%, 15% हम जो है इन पर लाभांश देंगे। तो पहले 15% या 10% जो भी निर्धारित किया गया है उतनी राशि इनको दी जाती है, और उसके बाद में जो बचता है वो समता अंशधारियों को मिलता है। तो इनको 2 तरह का पूर्वाधिकार होता है, एक अंश में लाभांश में इनको पहले हिस्सा मिलता है समता अंशधारियों से, और दूसरा इनका ये है कि समापन के समय इनका पैसा पहले वापस किया जाता है। इनके बारे में हम भविष्य में और भी बात करेंगे जब हम अंशों के प्रकारों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो पूर्वाधिकारी अंश भी कई प्रकार के होते हैं जिनके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। दूसरे जो हैं समता अंश कहलाते हैं। समता अंश ही कंपनी के असली मालिक होते हैं। आप इस तरह से याद रखिए, ये कंपनी के असली मालिक होते हैं क्योंकि इनको लाभ में सबसे आखिरी में हिस्सा मिलता है, और कंपनी का जब समापन होता है तो भी इनको सबसे आखिरी में इनका पैसा वापस दिया जाता है। लेकिन इनको कुछ विशेष अधिकार भी होते हैं, जैसे मताधिकार करना, यानी कि किसी भी मामले में यही वोट देते हैं क्योंकि असली मालिक यही है, असली जोखिम यही उठा रहे हैं। इनको लाभ बचेगा तो मिलेगा, पूर्वाधिकारी अंशधारी को तो पहले मिल जाएगा जो भी फ़ायदा होगा उसमें हिस्सा। इसके बाद अगर कुछ बचेगा तो समता अंशधारी को मिलेगा। तो इसीलिए ये असली मालिक कहे जाते हैं, और इनको ही सब तरह के अधिकार कंपनी में प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब ये कुछ प्रश्न हैं, इनको आप देख लीजिए। इनके हो सकता है कि जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो इन्हीं में से कुछ प्रश्न बना के मैं आपसे पूछूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको आप थोड़ा सा पढ़ के रख लीजिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अंशों के निर्गमन पर। अंशों का निर्गमन यानी अंशों को बेचना। सीधी बात है, कंपनी अपनी अंश पूंजी प्राप्त करने के लिए अंशों का निर्गमन करती है, और जब कंपनी के अंशों का निर्गमन करती है तो कंपनी बोल देती है कि आप जिसको ख़रीदना है वो आवेदन करो। कंपनी ऐसा नहीं कि बाज़ार में ठेले पर या दुकान में अंश बेचे जाते हैं। जिनको ख़रीदना है पहले वो आवेदन करें, वो आवेदन करेंगे तो उस वक्त उनको थोड़ा थोड़ा पैसा उसी वक्त जमा करना पड़ेगा, जिसको आवेदन की राशि कहा जाता है। उसके बाद कंपनी की इच्छा है, जिनने कम अंश मांगे हैं कंपनी उनको देती है या नहीं देती है। उसके लिए कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं, उन नियमों का पालन करते हुए अंशों का आवंटन किया जाता है। अंशधारियों को देना है ना आवंटन करना। तो आवंटन के समय भी कंपनी कुछ राशि मांगती है, और फिर उसके बाद जब आवंटित हो जाते हैं लोग पैसा दे देते हैं। उसके बाद कंपनी को जब ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी फिर पैसा मांगती है, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है उसमें से, तो उसको प्रथम याचना कहा जाता है, प्रथम मांग कहा जाता है, फर्स्ट कॉल इंग्लिश में बोलते हैं। आवेदन को एप्लीकेशन अमाउंट, आवंटन को अलॉटमेंट अमाउंट, और इसको प्रथम याचना को फर्स्ट कॉल और द्वितीय याचना को सेकंड कॉल कहा जाता है। सामान्यतः ये याद रखना चाहिए कि जब भी कंपनी आखिरी पैसा मांगेगी, चाहे सेकंड कॉल पे, चाहे थर्ड कॉल पे, चाहे फर्स्ट कॉल पे, तो उस वक्त जैसे थर्ड कॉल पे मांगा तो थर्ड एंड फाइनल कॉल, तृतीय एवं अंतिम याचना कहा जाएगा उसको। अगर द्वितीय याचना पे कंपनी ने पूरा पैसा मांग लिया तो द्वितीय एवं अंतिम याचना उसको कहा जाता है सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो देखिए अंश निर्गमन की प्रक्रिया को हम जल्दी से पढ़ लेते हैं।
सबसे पहले विवरण पत्रिका का निर्गमन कंपनी करती है, जिसको प्राविवरण कहते हैं। प्राविवरण एक जनता के लिए आमंत्रण पत्र होता है कि कंपनी की स्थापना हो चुकी है और आप जो है यदि चाहें तो हमारी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं तो हमारे अंशों को खरीदने के लिए आवेदन करें। इसके बाद आवेदन पत्रों की प्राप्ति होती है। जिसको कंपनी का प्लान समझ में आता है वो कंपनी को आवेदन करता है और आवेदन की राशि कंपनी को जमा करता है। कंपनी को प्राविवरण पत्र जारी करने के 120 दिन के भीतर, यानी कि कितने महीने हो गए, 4 महीने के अंदर, 4 महीने के भीतर न्यूनतम अभिदान प्राप्त करना रहता है। न्यूनतम अभिदान के बारे में आपको बता दूं कि वह राशि कम से कम उतने अंश बिके तो कंपनी काम चालू करेगी, नहीं तो कंपनी काम चालू नहीं करेगी। तो एक न्यूनतम राशि पहले तय कर दी जाती है जितने अंश के लिए आवेदन आना ज़रूरी है। अगर उससे भी कम आवेदन आते हैं तो फिर कंपनी पैसा वापस कर देती है, किसी को भी अंश नहीं बेचती और कंपनी का काम रुक जाता है। पर अगर न्यूनतम अभिदान यानी वही होता है ना, कि न्यूनतम वो राशि, तो जब तक वो राशि 120 दिन के अंदर कंपनी को प्राप्त करना ज़रूरी होता है। और अगर कंपनी ये पैसा 120 दिन में न्यूनतम राशि प्राप्त नहीं कर पाती तो कंपनी आवंटन नहीं कर पाती, यानी अंशों को बेच नहीं पाती फिर, और 130 दिन में जो पैसा उसको मिल गया है वो उसको कंपनी को वापस करना पड़ता है। ठीक है। आवेदन की राशि प्राप्त होने के बाद कंपनी अंशधारियों को अंश आवंटित करती है। उनको पत्र भेजा जाता है कि भैया आपको हम अंश दे रहे हैं, आप अपना अंश ले लीजिए, और जिनको नहीं देना है अंश, अगर आवेदन ज़्यादा आ गए हैं, जैसे ऊपर के सवाल में ज़्यादा आ गए थे, तो क्या किया गया था, उनका पैसा जो है वापस कर दिया हमने, ऊपर के जो सवाल के अंदर, है ना। तो कंपनी जो है आवंटन पत्र भेजा जाता है, और जिनको नहीं दे पा रही कंपनी उनको खेद पत्र भेजा जाता है। जब आवंटन किया जाता है तो कंपनी तथा आवेदकों को, जो कि कंपनी के अंशधारी हैं, उनको एक अनुबंध हो जाता है आपस में कि अब वो कंपनी के मालिक हैं। ये न्यूनतम अभिदान के बारे में थोड़ा सा आपको समझाया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने तो आपको इसके बारे में बता दिया है। और यदि आपको फिर भी कोई इसमें समस्या आए तो आप पूछ सकते हैं। इस टेबल को जो बीच बीच में दी हुई है इनको आप अच्छे से पढ़ें, ताकि इनके अंदर से प्रश्न बनाए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। अंशों का निर्गमन कंपनी जितने के हैं उतने में भी बेच सकती है। अगर कोई नामी गिरामी कंपनी है और उसके पुराने अंश हैं तो कंपनी ज़्यादा में भी अंशों का निर्गमन कर सकती है। इसको बोला जाता है प्रीमियम पर निर्गमन, यानी 100 रुपये वाला अंश अगर कंपनी 110 में बेच रही है तो 10 रुपये का के प्रीमियम के। इसी तरह अगर कंपनी का अंश बिक नहीं पा रहे हैं और कंपनी को अंश बेचना बहुत ज़रूरी लग रहा है, बहुत इमरजेंसी है, तो कंपनी अपने अंशों को कम में भी दे सकती है। उसको हम बोलते हैं बट्टे पर निर्गमन। इसके बारे में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। अब लेखांकन व्यवहार की हम बात कर लेते हैं कि जब कंपनी अंशों का निर्गमन करती है तो लेखांकन कैसे किया जाता है उस पैसे का। तो देखिए, मैंने आपको बताया सबसे पहले आवेदन की राशि प्राप्त होती है, और जब भी कोई राशि प्राप्त होती है तो हम जानते हैं बैंक अकाउंट में वो पैसा जमा हो जाता है। कंपनी अपने सारे लेन देन बैंक के माध्यम से करती है, कैश के माध्यम से बहुत कम लेन देन किए जाते हैं, इसलिए बैंक में ही पैसा सीधा जमा होता है। अंशधारी जिनको अंश खरीदना है वो सीधे बैंक में पैसा जमा करते हैं, भविष्य की राशियाँ भी वो बैंक में ही जमा करते हैं। कुल मिलाकर सारी राशियाँ कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा होती हैं। इसलिए जब भी कोई राशि प्राप्त होती है तो कंपनी बैंक अकाउंट को डेबिट करती है, क्योंकि पैसा आया है तो बैंक अकाउंट को ही डेबिट किया जाएगा। देखिए, बैंक अकाउंट नाम अंश आवेदन खाते से जब आवेदन की राशि प्राप्त होती है तो ये एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में मैं बोल देता हूँ। इसी प्रकार ये राशि जो प्राप्त हुई आवेदन की, आपने आवेदन खाते में डाल दी है, क्रेडिट कर दिया उसको, लेकिन ये राशि वास्तव में है काय की, ये पूंजी की राशि है। इसलिए आवेदन खाते को अगली एक और एंट्री की जाएगी, जिसमें आवेदन खाते को नामे कर दिया जाएगा और कंपनी के पूंजी खाते को जमा कर दिया जाएगा। देखिए, आवेदन प्राप्त राशि का हस्तांतरण करने के लिए आवेदन खाता डेबिट कर दिया गया है, नाम कर दिया गया, और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है। इसी प्रकार जैसे अगर पैसा वापस हम कर रहे हैं, तो जैसे हमने ऊपर 50,000 वापस करने हैं सवाल में, तो अस्वीकृत आवेदनों की राशि को वापस करने पर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है, और आवेदन खाता डेबिट हो जाता है, क्योंकि आवेदन खाते में ही वो राशि जब प्राप्त हुई थी तो हमने आवेदन खाते को क्रेडिट किया था, अब हम वापस कर रहे हैं तो उसको डेबिट करेंगे। इसके बाद जब कंपनी आवंटन करती है तो उस वक्त भी पैसा लेती है। आवंटन की राशि जब कंपनी प्राप्त करती है तो पहले कंपनी मांगती है भैया अंशधारियों से, भैया आप आवंटन हम आपको अंश दे रहे हैं, आप लोग जो है पैसा जमा कर दीजिए। तो जब कंपनी मांगती है तो मांगने पर कंपनी क्या एंट्री करती है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर देती है और पूंजी खाते को क्रेडिट कर देती है। यानी कंपनी मान लेती है कि इतना पैसा पूंजी खाते में जमा हो जाएगा, और पैसा हमको लेना काहे का, कंपनी उसको क्या बोल रही है, अलॉटमेंट अकाउंट। अंश आवंटन खाता डेबिट किया जाता है और अंश के पूंजी खाते को क्रेडिट कर दिया जाता है। जब ये राशि प्राप्त हो जाती है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये देखिए बैंक प्राप्त होने पर बैंक खाता नाम में होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आवंटन खाते में इस पैसे को डाल दिया जाता है।
और इस तरह आवंटन खाता अपने आप बंद हो जाता है। पहले हमने एंट्री में आवंटन खाते को क्रेडिट किया, यहाँ पर हमने उसको डेबिट कर दिया। इसी प्रकार कंपनी जब कॉल की राशि मांगती है तो उस वक्त भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जब कंपनी कॉल की राशि मांगती है तो क्या एंट्री होती है। जैसे अलॉटमेंट पर हमने एंट्री करी थी, अलॉटमेंट देखिए तीसरी एंट्री, आवंटन पर देय राशि, आवंटन खाता नाम है और अंश पूंजी खाता करा है। तो जब कंपनी कॉल की राशि मांगेगी तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर जब वो पैसा कंपनी को मिलेगा तो जैसे आवंटन में किया ऐसी कंपनी यहाँ भी कर देगी, बैंक अकाउंट डेबिट कर देगी और टू शेयर फर्स्ट कॉल करेगी। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। आप ये 4-5 जो मैंने आपको बातें बताई हैं केवल इनको ध्यान में रखिए। इस वीडियो को 1-2 बार सुनिए ताकि आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर सकें। आगे की वीडियो में आपको विस्तार से फिर से आपको बताऊँगा कि एंट्रीज़ कैसे की जाती हैं और उन सवालों को कैसे किया जाता है जो कि कंपनी के सवाल परीक्षा में आते हैं। जय हिंद।